हमारे गांव की बहू है और इसके आप कपड़े हम नहीं उतारेंगे। पूरा पैसा मेरे उन बकरियों से बेच करके ही मैं पढ़ाई करी और जब मैं थानेदार बन गया था तब उस समय 35 बकरे बचे थे मेरे पास। तो दोस्तों हमारी चुनावी यात्रा चल रही थी और हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहां हमें एक नाम बहुत सुनने को मिला। वो नाम है राम सिंह मेड़ा। जी हाँ दोस्तों, राम सिंह मेड़ा जो हैं वो सरदारपुर से एसडीओपी रह चुके हैं। वहीं सरदारपुर से अभी हाल फिलहाल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदारी कर चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। तो दोस्तों आइए आपको रूबरू करवाते हैं सर से। नमस्कार सर। थैंक यू रिंकू जी। सच इंडिया लाइव को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जनता की आवाज़ लेके मेरे घर तक पहुँचे हो। मैं आपको बता दूं मेरे जीवन के बारे में। मैंने 1962 में मेरा जन्म छोटे से गांव में हुआ था, झाबुआ ज़िले में। उसके बाद मेरी वहाँ नौकरी लग गई 1984 में। थानेदार डायरेक्ट बना था मैं। जी। उसके बाद मैं टीआई बना। टीआई के बाद अभी एसडीओपी बना और एसडीओपी बनने के बाद ही मुझे एडिशनल एसपी का पद मिल रहा था। जी। लेकिन यहाँ पे विधानसभा के चुनाव आ चुके थे और मेरी शेष नौकरी करीब 5 महीने रही थी। तो सर आपके जो कार्यकाल है काफ़ी अच्छा रहा, तो आपने राजनीति में आने का क्यों सोचा? आपका जो प्रशासनिक कार्य में भी कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था और आप एक साथ ही राजनीति में आए, तो क्या कारण रहा? ये मेरा निजी मामला था क्योंकि चुनाव नज़दीक थे जी। और मैं सोच रहा था कि 5 महीने पहले यदि मैं समय पूर्व अपना रिजाइन करूं और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब से मैं किसी के माध्यम से कांटेक्ट में आया। उनने कहा कि दी आपको नौकरी करना छोड़ना है और राजनीति में आना है, स्वागत है आपका। जी। तो मैं बिल्कुल उतर गया राजनीति में आने के लिए और चुनाव के ठीक 2 महीने पहले मैंने नौकरी छोड़ी थी और मैं लग गया था। और मैं मानता हूं कि जनता मेरे साथ थी सरदारपुर की और बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा था। तो सर आपका मेन कारण जो है राजनीति में आने का वो है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना मेरा। जी सर। तो सर आप जैसे आपकी जनता है तो आप उसमें प्रॉपर जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं? बहुत ज़्यादा मिलनसारिता है, भावुक है मुझसे। जी। और आप जानेंगे कि मैं इनको पुलिस वाला होने के बाद भी मेरी लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ी है। जी सर। तो मुझे मालूम था कि यार हमारी समाज के लोग हैं, मैं एसटी समाज से हूँ। जी। और हमारी समाज के लोग मेरे पास ऑफिस में जब आना चालू किया, मिलना चालू हुआ, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पांस देता था। साथ में बैठ के पानी पिलाता था, आइए बैठिए, क्या समस्या है। और जब चाय पिलाता था, चाय पीने के बाद लोग इतने भावुक हो जाते थे और यही कहते थे कि बोले सर आपको तो पुलिस में नहीं बल्कि नेता बनना चाहिए, हम अपने ऐसे आदमी को ढूंढते हैं। मतलब आप उनको सम्मान देते थे? हम उनको सम्मान देता था और तत्काल यदि किसी की आपकी समस्या कुछ हुई, मुझे कंप्लेंट करी, मैं उसी समय टीआई को फ़ोन करता था, मैं इसको बंदे को भेज रहा हूँ, इस बंदी को भेज रहा हूँ, जी। इसको आप ये कार्रवाई करके उसको तत्काल संतुष्ट करें। मेरे टीआई लोग तत्काल उसको संतुष्ट हुए, उससे मुझे लोकप्रियता मिली। सर ये आपके राजनीतिक के बारे में रहा, राजनीति के जो आपकी बातचीत रही। तो सर आप मुझे आपके जो आपका बचपन रहा और पुलिस फोर्स में कैसे कैसे आप ज्वाइन हुए, आपने क्या पढ़ाई कितनी की है, पढ़ाई के बारे में सर आप? पढ़ाई मेरी झाबुआ ज़िले से स्टार्ट हुई थी। मैंने गांव से प्राइमरी स्कूल किया था। उसके बाद में एक ग्राम साड़ है, हॉस्टल था उसमें, जी। ट्राइबल हॉस्टल था, उसमें मैंने 8वीं पास की। और रामा ग्राम था, उसमें मैंने हायर सेकेंडरी की। बाद में बीए करने के बाद मैंने कॉलेज इंदौर आर्ट एंड कॉमर्स से किया। जी। और उसके बाद फिर नौकरी की तलाश में हम लोग चालू हो ही गए थे, पीएससी के लिए प्रयास किया। जी। उस दौरान मैंने पहली ही इंटरव्यू दिया था थानेदार का। जी। उस थानेदार की इंटरव्यू में मेरे जीवन के पहले इंटरव्यू मेरा 4th नंबर पे मैं उसमें सिलेक्शन हुआ। जी। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं थानेदार ही बनना चाहता था, जिससे खुशी हुई कि मैं अच्छा तो सर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे आपके? फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत ही मतलब मेरे मदर फादर थंब प्रिंट लोग थे, एकदम अनपढ़ लोग थे। जी। लेकिन मैं आज भी मेरी माँ से इतना खुश हूँ। मेरी माँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता था तब से कि है किसी थानेदार से उनसे मुलाकात हुई थी, किसी गांव में थानेदार आया था, उसकी डांट और डबकार पटेल को की गई थी किसी कारण से। तो वो मेरी माँ ने देखा था, बोले थानेदार बहुत बड़ी चीज़ है बोले, और मैं अपने बेटे को थानेदार बनाऊंगा, उसी से लग गई थी।
मेरे पिताजी और मेरी बुआ जो दोनों भाई बहन थे। जी। मैं एक दिन मेरी मदर के साथ मेरी बुआ जी के घर गया। वहाँ पे मेरी माँ ने यही करा कि मैं अपने बेटे को थानेदार बनाना चाहती हूँ। उसी दिन मेरी बुआ जी ने मेरी माँ को एक बकरी दी थी, अच्छा। और वो बकरी के बोले तेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो इस बेटे को इनकी बकरी से जितने उससे बच्चे पैदा होंगे या उसको तुम उसका उपयोग नहीं करोगे, इस बच्चे की पढ़ाई में, फीस भरने में, इसके कपड़े जूते लाना है, सिर्फ इसी से करोगे तो भी तुम्हारा लड़का तुम थानेदार बना लोगे। अच्छा। मेरी बुआ आज नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करता हूँ कि उस बुआ ने मेरे को थानेदार बनाया। और जब मैं थानेदार बना, पूरी पढ़ाई की मैंने, पूरी मतलब 16-17 साल जब मैं पढ़ाई की, पूरा पैसा मेरे उन बकरियों से बेच करके ही मैं पढ़ाई करी। और जब मैं थानेदार बन गया था तब उस समय 35 बकरे बचे थे मेरे पास। अच्छा। तो मतलब बहुत बड़ा मुझे मेरी बुआ जी के सहयोग का और मेरी माँ का आशीर्वाद मिला। तो सर आपने थानेदार बनने की सोची तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे थानेदार ही बनना है? बनने को आप फौजी भी बन सकते थे, लेकिन थानेदार ही बिल्कुल, लेकिन मेरी माँ जो अनपढ़ थी उसने पटेल को डांटते हुए देखा था। थानेदार ने किसी कारण से, उसकी बहू ने दवाई पी ली थी, अच्छा। कीटनाशक दवाई पी ली थी, मर गई थी। जी। जो थानेदार गांव में आया था, खटिया पे बैठा था, मैं भी मेरी माँ के साथ था। उनने यही कहा था, बोले उनने कहा इसकी लाश डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाओ। अच्छा। तो हमारे पटेल ने कह दिया था, बोले नहीं, ये हमारे गांव की बहू है और इसका आप कपड़े हम नहीं उतारेंगे, नहीं हटाएंगे, उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब वो चिल्लाया, बोले अब तेरी बहू कहाँ रही, तूने बहू को मार डाला और अब कह रहा है कि तो उसी से मेरी माँ मोटिवेट हुई। मैं तो समझ नहीं रहा, चौथी क्लास में मैं क्या समझता। तो आपको जो मोटिवेशन मेनली दिया वो आपकी माता जी ने दी? माता जी ने दी। अच्छा। तो सर एक आपके बारे में एक और वाकया सुनने में आ रहा है कि आप जो अपना जन्मदिन है जी। वो जो अनाथ बच्चे उनके साथ मना, हाँ, तो यस, सर यस, इसके यस। पीछे क्या रीज़न है? आप उसका रीज़न ये है कि मेरा किस्मत से जो भी था, मेरा 1 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। मैं सरदारपुर एसडीपी था और वहाँ पे एक आश्रम है मुग्धदीर बच्चों का, उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों का हॉस्टल है, गवर्नमेंट की ओर से संचालित है। तो मैं एक दिन गया, उनसे बच्चों से बात किया, इशारों में बात करते बच्चे, मुग्धदीर बोल नहीं सकते थे, सुन तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते थे। तो उनके टीचर लोगों के माध्यम से मैंने समझा और मैंने निर्णय लिया कि इन बच्चों को तो मालूम है ही नहीं इनका बर्थडे कब आता है, लेकिन मुझे मालूम है। तो मैंने सोचा कि उन टीचरों से बात करी, यार मैं नए साल में मेरा बर्थडे है, मैं इन बच्चों के साथ मनाना चाहता हूँ, मना लोगे? तो तब से मैं, आज मेरा 3रा साल है, इस साल भी मैंने बर्थडे बच्चों को मनाया। 3 साल से उनके साथ अपना उनके साथ मना रहा हूँ और पूरे बच्चों को 30-35-70 बच्चे हैं, उनको मैं नई ड्रेस देता हूँ हर साल, यूनिफॉर्म टाइप आपके, और उनका सम्मान करता हूँ। और मैं जब नए कपड़े बर्थडे के दिन पहनता हूँ तो उन लोगों को भी देता हूँ, जिससे आसपास के लोग मुझसे इतना जुड़ गए और इतना भावुक हो जाते हैं कि यार ये मामूली एक पुलिस वाला नहीं है, ये कहीं न कहीं इसका सोच बड़ा है। इसलिए मुझे लोगों ने पसंद किया और मैं आज भी मना रहा हूँ, बच्चों के साथ जाता हूँ। अच्छा। तो सर जैसे कि अभी पीछे विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें आप सरदारपुर से प्रबल दावेदार बन रहे थे, तो आपको टिकट नहीं मिला, तो इसका आप में कोई दुख वगैरह हो? पार्टी के लिए कोई आप? अरे नहीं, मैंने सहर्ष पार्टी ज्वाइन की है, हंस के ज्वाइन की है। और मेरे सीनियर लीडरों ने, उनका क्या सोच है मेरे प्रति, वो मुझे और कहीं देखना चाहते हैं और कहीं ले जाना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। और एक बात अलग है कि जिनको टिकट दिया था वो जीत नहीं पाए, लेकिन हमने वो पहले, हमारा पिछले साल का जो 2018 में इलेक्शन हुआ था, उसमें 36,500 वोट की करीब डिफरेंस था, कांग्रेस जीती थी। और अभी हम लोगों ने इतनी मेहनत करी सब ने मिल के, तो करीब 3,500 से हमारा कैंडिडेट हारा, हमारा साथी। तो हमने तो हमारा पूरा प्रयास किया और पार्टी ने पूरा जी जान लगा के मेहनत की थी। तो सर जैसे कि हमारी जो है पत्रकारिता की टीम फील्ड में है अभी इस वक्त धार में, तो काफ़ी लोग आपका नाम ले रहे हैं, तो क्या आप लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये मैं तो तैयार हूँ। आज भी पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप जाएं वहाँ, पर मैं आज भी गया था। जहाँ भेज रहे हैं पार्टी का लोकल हमारे जिला अध्यक्ष काफ़ी जी। लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शायद पार्टी आपको ये अपॉर्चुनिटी दे, आप लोकसभा के लिए। यदि ऐसा होता है तो ये पार्टी की मेहरबानी। अच्छा जी। तो सर और कुछ आपके जीवन से ऐसे कोई तथ्य हो जो आप हमें बताना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें सर? नहीं, जीवन में सर हमारे दर्शकों को कोई मोटिवेशन आप देना चाहें अपने जीवन से रिलेटिव कि आपको ये करना चाहिए?
कभी हार नहीं माननी चाहिए, इस टाइप का कोई भी आपका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखो हर आदमी की भावना रहती है कि मैं ये बनूं, मैं ये बनना चाहता हूं, लेकिन हर आदमी नहीं बन सकता है। लेकिन मैं अपना खुद का उदाहरण दूं कि मैं जब 1984 में जब मेरी सिलेक्शन हुआ था एक ट्राइबल से, जी जी। तो उस समय की बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि थानेदार कैसे बन जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं बन गया था। जब बन गया था तो मैं सबको, मेरे साथियों को इतना मोटिवेट किया मैंने कि यार राम सिंह बन सकता है थानेदार, तो तुम भी बन सकते हो। तो मेरे उसके बाद मेरे कई थानेदार बने, इवन मुझसे बड़े पीएससी उनने निकाल के, मैंने उनको कहा कि पीएससी निकालो, उसमें आप डायरेक्ट थाने आपको डीएसपी बन जाओगे। जी जी। तो डीएसपी बने वो। तो इस तरीके से तो सर आपका जो कार्यकाल रहा, जी। उसके बीच ऐसी कोई वाक्य आपके जीवन में घटा हो जिससे आपको और मोटिवेशन मिला हो? देखो मोटिवेशन तो मेरे पास इतने उदाहरण हैं। पुलिस में रह के मैंने बहुत काम सर किए हैं। 2-3 बता दीजिए आप हमारे। एक ये मैं आपको एक ही बता दूंगा। जी जी। मेरे जीवन में एक करही थाना है खरगोन जिले में, जहाँ मैं थानेदार था। अच्छा। तो मुझे सुबह सुबह खबर मिलती है, बोला साहब रात में किसी अज्ञात पुरुष को वाहन चालक टक्कर मार गया और उसके सड़क पे उसकी मृत्यु हो गई और पूरा उसका खोपड़ा ओपड़ा पूरा बिखर गया, भेजा बिखर गया। तो मैं तत्काल गया कि यार पता नहीं कौन बंदा है और उसको क्या हालत हुई होगी। मैं वहाँ गया, देखा तो रोड के किनारे ही था, वाहन तो साइड से निकाल रहे थे उस डेड बॉडी को देख के। लेकिन मैंने उस दौरान उसका भेजा जो निकल गया था, बिखर गया था पूरा, चिथड़े चिथड़े हो गए थे, आसपास कोई आ नहीं रहता, थूक रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो मैंने ऐसे टाइम पे उस मेरे जवान को, साथी जवान को कहा यार एक कुछ पतरा ला, इसको अपन साफ करते हैं और अपन इसको इकट्ठा करते हैं, उसका भेजा और इसकी डेड बॉडी और थैली में लेके अपन उसको लेके जाएंगे और पीएम करवाएंगे। जब मेरे जवान ने कहा, बोले सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मतलब इतना नहीं कर पाऊंगा, कहीं बदबू भी आने लगी थी और पूरा हाँ गंदा सा दिख रहा था वो। जी। तो मैंने कहा, मेरे चौकीदार को कहा, वहाँ के गांव के चौकीदार को, उस चौकीदार का कहना था, बोले साहब मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। उस घटना के ठीक 6 महीने मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। अच्छा 6 महीने पहले? 6 महीने घटना से पहले पहले। मुझे, मेरे पिताजी को जब मैंने कहा कि यार कोई भी नहीं कर रहा है, जी। यदि ये बंदा जो मर गया है और इसको कोई नहीं, उसके डेड बॉडी को कोई नहीं समेट रहा है, तो यदि मेरे पिताजी की ही ये डेड बॉडी होती तो क्या मैं नहीं करता। मैंने इतना सोचा और मैंने पता लगा कि यार, मैंने कहा मेरे सिपाही से पतरा ला दे। मैं चौकीदार गया और एक पतरा लाया और मैं खुद जब उसको सोरने लगा उसके भेजे को और उसमें थैली में करने लगा, तो मेरे सिपाही ने मुझसे पतरा छीन लिया। बोले साहब यदि आप करोगे तो मैं क्या करूँगा। अच्छा। इतने में चौकीदार, गांव का चौकीदार आता, वो भी कहता है कि बोले सर ये काम मेरा है, मैं करूँगा। इतने में 4 आदमी और मेरे दोस्त यार थे, बोले साहब नहीं नहीं आप करोगे तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे। नहीं, मैंने कहा यार अपने पिताजी की यदि ये डेड बॉडी होती तुम नहीं करते क्या। तो सारे के सारे, उनको कोई बदबू नहीं आ रही थी, कोई गंदगी नहीं लग रही थी, और पूरा उसको भेजे को हमने साफ किया और वापस ले जाके उसको पीएम करवाया। पीएम करवा के फिर हमने गांव में एक मेरा यार दोस्त था कपड़े व्यापारी, मैंने एक सिपाही को भेजा, उसको कहा कि साहब ने भेजा है मेरे को एक कफन के लिए कपड़ा दे दो, जी। है ना, साहब पैसे भेज देंगे, दे देंगे आपको, लेकिन अज्ञात किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई है और उसका दाह संस्कार साहब कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। अच्छा वो दाह संस्कार आपने किया था? हाँ, उसका दाह संस्कार मैंने किया था। अच्छा। तो ये चीज़ सुन के इतने सारे लोग, मतलब वहाँ मेरे शमशान घाट पे मेरे साथ आ गए। तो मुझे लगा बोले यार सर, आपने जब शोक सभा हुई छोटे से गांव में, जी। तो सबका ही कहना था, बोले साहब आपको ये कहाँ इतना वो हुआ, आप क्यों कर रहे थे। मैंने कहा यार मेरे पिताजी को कोई नहीं उठा रहा था इसकी डेड बॉडी को। तो मुझे लगा 6 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो मुझे लगा कि ये मेरे पिताजी मुझे से मिलने आए थे और इसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मैं नहीं उठाता। इतना ही मेरी कल्पना थी। और पता लगा कि यार वो हमने सबके सब मेरा साथ देने लगे। और तब लोगों ने मुझसे उस समय कहा था, ये 2002 की बात है, जी जी। उनका कहना था कि बोले, कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए थे कि बोले यार ये आम आदमी नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, ये कोई राजनेता है। हाँ कोई इनको बड़ा फरिश्ता है। अच्छा अच्छा। है कि नहीं तो हर आदमी सर बहुत बड़ी बात है ये तो सर, बहुत ज़्यादा। ये मुझे लगा, तो वो मुझे आज भी मुझे वो घटना याद है। बाकी तो मेरे पास बहुत ऐसी घटना है कि मैं आपको माइक पे या अपने चैनल पे नहीं बोल पाऊंगा। जब वक्त आएगा कभी कभी बात। उन लोगों ने आपको कहा कि कोई फरिश्ता है, कोई राजनेता है, तो तभी से तो नहीं आपके दिमाग में चला हो कि मुझे राजनीति में आ जाना बिल्कुल सही है, एक एक घटनाएं मुझे मालूम है। अच्छा सर। जब मैंने कहीं एक चोरी हुई थी, उस महिला के मंगलसूत्र और चूड़ियाँ और वो लेके चले गए थे चोर। जी।
जब उनने कहा मैं उनके घर पे घटनास्थल गया तो वो इतनी रोने लगी, बोले भैया मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप मेरी चोरी को पकड़ ले, मेरा मंगलसूत्र चला गया साहब, आप मुझे सुना है कि पुलिस वाले सब पता लगा लेते हैं। तो मैंने उस बहन को, मंदसौर की घटना थी वो, कोतवाली मंदसौर की, तो मैंने उसको आश्वस्त किया बहन तो रुक जाइए, तुमको मेरे पे भरोसा है तो तेरा सामान एक एक सामान में मैं उसको बरामद करके दिखाऊंगा। और किस्मत रही कि वहाँ उनके यहाँ काम कर रहा था एक सुतार था, घर का काम चल रहा था, उस सुतार ने चोरी कर ली थी और सारा सामान उसने उस थैली में आपके सुतार के सामान में रख दी थी। सर इंटरव्यू खत्म करते हुए एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप राजनीति में अब से कुछ सालों बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देखो सपने तो हर आदमी देखता है, जी मैंने भी कुछ सपने देखे हैं, जी जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल और उनके रीति नीति से मैं इतना प्रभावित था कि मैंने समय से पूर्व VRS लिए के और पार्टी ज्वाइन की है। और अब मैं अपने आप को मैं कहाँ बताऊँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी पार्टी में अनुशासन इतना तगड़ा है कि यहाँ से हमारा जिले का अध्यक्ष, फिर प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री और देश का अध्यक्ष, जब तक पार्टी के अध्यक्ष हमारे है ना, ये निर्णय लेते हैं और ये जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि हमारे राजस्थान में भी एक पहली बार यदि विधानसभा में चुनाव लड़के गया, सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया, तो ये है नरेंद्र मोदी जी की सोच। तो वो कहाँ क्या सोच रहे हैं उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, जो आप दायित्व देंगे वो हम करने को तैयार हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे